चलिए आइए शुरू करते हैं। अब आपके पूरे डिमांड चैप्टर की कंप्लीट रिवीजन करवा रहा हूं, ढंग से सुन लीजिएगा। सिलेबस आपका ओवर हो चुका है और अब इस तरीके से आपका डिमांड का चैप्टर हो जाएगा कि साथ के साथ आपको डिमांड का चैप्टर याद भी हो जाएगा। ठीक है, चलिए आइए शुरू करते हैं। ठीक है ना, डिमांड, व्हाट डू यू मीन बाय डिमांड? तो ये आपके सामने एक शॉर्ट डेफिनेशन लिखी हुई है, एक रिवीजन टाइप। कहते हैं इट इज अमाउंट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज दैट अ कंज्यूमर इज विलिंग एंड एबल टू बाय। जैसे कि आप जानते हैं, आप पढ़ रहे हैं माइक्रो इकोनॉमिक्स की बुक। यहाँ पे दो डिवीजन है, जिसमें एक डिवीजन आप कंज्यूमर के पर्पस से पढ़ते हो और दूसरा डिवीजन आप प्रोड्यूसर के पर्पस से पढ़ते हो। और डिमांड किसके पर्पस से पढ़ा जाता है? कंज्यूमर के। मींस आप ट्रीट योरसेल्फ एज अ कंज्यूमर, की आप क्या हो? एक कंज्यूमर हो। तो अब डिमांड क्या होता है? डिमांड अमाउंट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज जो एक कंज्यूमर क्या होता है? विलिंग एंड एबल टू बाय। मींस एक डिमांड को सक्सेसफुल होने के लिए दो कंडीशंस को पूरा होना जरूरी है। सबसे पहले विलिंगनेस, दूसरा एबिलिटी। अगर इन दोनों में से एक भी कंडीशन नहीं है तो वो डिमांड नहीं है। अब मैं आपको एक चीज बोलता हूं, सपोज जैसे पीछे हमारे प्रतीक भाई साहब बैठे हैं, ठीक है ना। अब जैसे मैंने आपको इसकी स्टोरी सुनाई थी, ये मॉल में गए, पापा के साथ जा रहे थे। अब पीछे आईफोन का शोरूम था, इन्होंने भाई साहब शीशे से एकदम मुंह चिपका के देखा। अब भाई पापा से आके पूछा, पापा आईफोन लेना। पापा ने रख के चाटा मारा। तो क्या इसने जो डिमांड करी वो इकोनॉमी के अकॉर्डिंग सक्सेसफुल डिमांड है? क्यों? विलिंगनेस तो थी लेकिन एबिलिटी नहीं थी। अब मैं आपसे एक चीज पूछता हूं, सपोज एबिलिटी होती, विलिंगनेस नहीं होती, तो क्या वो डिमांड होती? देखो डिमांड हो जाती, लेकिन ऐसी सिचुएशन इंडिया जैसी कंट्री में एग्जिस्ट नहीं करती। क्यों? क्योंकि इंडिया में वही कंज्यूमर खर्चा करता है। मींस खर्चा मतलब एक बंदा खर्चा तभी करेगा जब उसकी या तो नीड होगी या विलिंगनेस होगी, और नीड और विलिंगनेस एक ही होती है। समझ आया? नीड और विलिंगनेस एक ही होती, तभी वो क्या करेगा? खर्चा करेगा। तो समझ आया? डिमांड सक्सेसफुल होने के लिए दो कारण, सबसे पहला क्या होना चाहिए? विलिंगनेस, और दूसरा क्या होना चाहिए? एबिलिटी। तब क्या आपकी हो जाएगी? डिमांड। अब हमारा मेन क्वेश्चन सबसे ये आता है, डिमांड भी दो तरीके की होती है। एक होती है इंडिविजुअल डिमांड, जैसे जो जब सिर्फ एक ही कंज्यूमर के सोचने का क्या तरीका, डिमांड करने का क्या तरीका? इंडिविजुअल डिमांड। बहुत से कंज्यूमर्स के डिमांड करने का क्या तरीका है? उसे क्या बोलते हैं? मार्केट डिमांड। अब ऐसे बहुत से फैक्टर्स हैं जो डिमांड को क्या करते हैं? इफेक्ट करते हैं। डिमांड को क्या करते हैं? इफेक्ट करते हैं। अब हम वो जानते हैं। ठीक है, ठीक है ना। अब आपका सबसे पहला फैक्टर अफेक्टिंग डिमांड आता है, ये प्राइस ऑफ एक्स गुड। प्राइस ऑफ एक्स गुड, व्हाट डू यू मीन बाय एक्स गुड? कॉमोडिटी का खुद का प्राइस भी डिमांड को क्या कर जाता है? इफेक्ट कर जाता है। जैसे कि अगर मैं आपको एक चीज बोलूं, सपोज कोई भी एक कॉमोडिटी है, उसका प्राइस बढ़ रहा है, तो एज अ इंडियन कंज्यूमर सोच के कहना, डिमांड बढ़ेगी या कम होगी? कम होगी। सपोज इसका प्राइस कम हो रहा है तो डिमांड पे क्या फर्क पड़ेगा? तो मैंने क्या बोला, किसी गुड्स के प्राइस की वजह से भी उसकी डिमांड पे क्या पड़ता है? इफेक्ट पड़ता है। ठीक है, समझ आया? अगला, प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड। रिलेटेड गुड का मीनिंग क्या है? सेम तरीके का एक रिलेटेड गुड, उसके प्राइस के चेंजेस से भी जो एक्स कमोडिटी का प्राइस है उस पर इफेक्ट पड़ता है। अब प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड में दो पार्ट आते हैं, एक आता है सब्स्टिट्यूट गुड और एक आता है आपका कॉम्प्लीमेंट्री गुड। अब जैसे कि सपोज पीछे हमारे हरमन भाई साहब बैठे हैं, आज इनकी स्माइल वैसे दिख नहीं रही है, कुछ बेचारे के साथ बहुत भयंकर चीजें हुई हैं। तो सपोज अगर मैं जब ये हमारे स्माइल दिखाता था क्लास में, तो जब मैंने इससे पूछा कि भाई तेरे इतने चमकते हुए दांतों का राज क्या है, तो कहता सर मैं कोलगेट से करता हूं ब्रश। ठीक है ना, कहता सर मैं कोलगेट से ब्रश करता हूं। मैंने कहा ठीक है भाई, कोलगेट से ब्रश करता है। अब ये कोलगेट यूज कर रहा था। अब हुआ क्या, कोलगेट वालों से इसकी खुशी बर्दाश्त नहीं हुई। कोलगेट वालों ने क्या कर दिया? रेट बढ़ा दिया। अब कहता सर इतनी तो मेरी जेब अफोर्ड। अब ये किस पे शिफ्ट हो जाएगा? पेप्सोडेंट पे शिफ्ट हो जाएगा। ठीक है ना, वो देखो पहला कंज्यूमर बैठा है पेप्सोडेंट का। तो मैंने आपको क्या बोला कि एक सब्स्टिट्यूट, जैसे ही कोलगेट के प्राइसेस बढ़े, किसकी डिमांड बढ़ गई? पेप्सोडेंट की डिमांड गिरी। तो मैं कैसे कहना चाहता हूं, प्राइस ऑफ एक्स गुड और सब्स्टिट्यूट गुड के बीच में कैसा रिलेशन होता है? डायरेक्ट रिलेशन होता है। प्राइस बढ़ा तो उसकी डिमांड बढ़ गई ना। सपोज इसका प्राइस कम हो जाता तो उसकी डिमांड भी, क्योंकि उसके कंज्यूमर शिफ्ट होकर फिर कहां आते? यहां पे आते। इसकी तो डिमांड बढ़ जाती लेकिन वो सब्स्टिट्यूट की डिमांड कम हो जाती। समझ आया? कोई डाउट है? चलिए आइए आगे बढ़ते हैं। अगला आता है आपका कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स। व्हाट डू यू मीन बाय कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स? जैसे कि आप जानते हो प्रतीक अपने मोबाइल के बिना नहीं रह सकता। दोनों को एक दूसरे की क्या है? जरूरत है। तो कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स भी क्या होते हैं? जो एक दूसरे के बिना नहीं रह सकते। जैसे कि अगर मैं आपको एक चीज बोलूं, कार और पेट्रोल, और बुक में आपका एग्जांपल लिखा होगा ब्रेड एंड बटर।
अब मैं आपको एक चीज बोलूं, पेट्रोल के प्राइसेस बढ़ गए, कार की डिमांड पे क्या इफेक्ट पड़ेगा? वो देखो बढ़ जाएगी, कम हो जाएगी। प्राइस, पेट्रोल के प्राइसेस बढ़ गए, कार की डिमांड पे क्या फर्क पड़ेगा? कम हो जाएगी। क्यों भाई साहब, पेट्रोल के बिना गाड़ी चला सकते हो? नहीं। तो पेट्रोल के प्राइसेस कम हो गए, कार की डिमांड पे क्या फर्क पड़ेगा? बढ़ जाएगी। तो ये दो कुछ ऐसे गुड्स होते हैं जो एक दूसरे के बिना क्या होते हैं, नहीं रह सकते, मतलब एकदम दिल से प्यार होता है। तो ये होते हैं आपके कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स। समझ आया? एक के प्राइस बढ़ेंगे दूसरे की डिमांड कम हो जाएगी, एक का प्राइस कम होगा दूसरे की डिमांड बढ़ जाएगी। समझ आया? ईवा जी कोई डाउट? चलिए आइए आगे बढ़े। अगला आता है इनकम ऑफ द कंज्यूमर। एक कंज्यूमर की इनकम भी, वो देखो नींद आ रही है, सर पकाना शुरू कर दिया आपने, ठीक है ना? चलिए इधर मेरी बात सुनिए, तो घुसड़ मारो दे। चलिए इनकम ऑफ द कंज्यूमर, तो जैसे कि अगर मैं आपको एक चीज बताऊं, एक कंज्यूमर की इनकम भी डिमांड को इफेक्ट करती है, ठीक है ना? अगर इनकम बढ़ेगी तो डिमांड भी बढ़ेगी ना मैडम, ऑब्वियस सी बात है। इनकम बढ़े डिमांड बढ़ा, इनकम कम हो रही है डिमांड कम हो रही है। लेकिन इस टॉपिक को ऐसे नहीं पढ़ना, इसके भी दो बाइफर्केशंस करे हुए हैं, एक है नॉर्मल गुड्स, एक आते हैं इंफीरियर गुड्स। इंफीरियर गुड्स का दूसरा नाम क्या होता है? चीप गुड्स। क्या होते हैं? अब भाई साहब, अब है क्या, प्रतीक कह रहा है सर मेरी तो बहुत सेट हो चुकी है, अब मेरी तो महंगी बातचीत है, मैं ठीक है। तो मैंने कहा भाई पहले कमा कुमू ले, एकदम बढ़िया से इनकम बना, तभी तो तेरी कुछ अच्छी खासी लड़की आएगी लाइफ में। तो भाई साहब इसकी इनकम बढ़ गई, 50 से इनकम हो गई 1 लाख, मुक्का मारूं तेरे, इसकी 50 से इनकम हो गई 1 लाख। अब मैं आपसे एक चीज पूछता हूं, क्या ये इंफीरियर गुड्स की डिमांड बढ़ाएगा या कम करेगा? कम करेगा, ठीक है ना? अब नॉर्मल गुड्स क्या होते हैं? अच्छी स्टैंडर्ड क्वालिटी के गुड्स होते हैं, इसकी इनकम बढ़ गई तो नॉर्मल गुड्स की डिमांड बढ़ेगी या कम होगी? बढ़ेगी। अब इसकी इनकम कम हो गई तो नॉर्मल गुड्स की डिमांड बढ़ेगी या कम होगी? कम होगी। इंफीरियर गुड्स की डिमांड बढ़ जाएगी। तो मैं क्या कहना चाहता हूं, इनकम ऑफ द कंज्यूमर और इंफीरियर गुड्स में कैसा रिलेशन होता है? कैसा रिलेशन होता है? इनवर्स रिलेशन होता है। और नॉर्मल गुड्स और इनकम ऑफ द कंज्यूमर में कैसा रिलेशन होता है? डायरेक्ट रिलेशन होता है। ये समझ आया? कोई डाउट है? इनकम बढ़ेगी तो नॉर्मल गुड्स की डिमांड बढ़ेगी, इनकम कम होगी नॉर्मल गुड्स की डिमांड कम हो जाएगी। ऐसे इंफीरियर गुड्स में तुम उल्टा करके ऐसे लगा लेना। समझ आया मैडम? नहीं समझ आया? तो जैसे कि चलो एक बार दोबारा समझा देता हूं। अब है क्या कि ये मैडम कितने के जूते हैं ये? भाई जिंदगी में कभी तुमने कुछ करा? सब भाई नहीं करा है। चलिए सपोज ये उसके क्या वो ब्रांड आता है गुची है ना, गुची। अब ये गुची के जूते आते हैं, जीन्स आती है गुची की। अभी क्या, अब है क्या, अब इसके भाई की इनकम बढ़ गई। पहले इसका भाई 40,000 कमाता था, अब इसके भाई की इनकम हो गई 80,000। अब मैं आपसे चीज पूछता हूं, पहले ये शनि बाजार की सस्ती सी जीन पहनती थी, अब ऐसा इसके भाई की इनकम होगी 80,000। तो अब मैं चीज पूछता हूँ, ये जो तूने जीन डाली हुई है शनि बाजार वाली लग रही है ये, है ना, और जो गुची की जीन है, इसमें से इंफीरियर गुड्स कौन सा है और नॉर्मल गुड कौन सा है? जो तूने जीन डाली हुई है शनि बाजार वाली, ये इंफीरियर गुड है ना, और जो तू गुची की जीन डालेगी वो क्या है? नॉर्मल गुड है। अब है तेरे भाई की इनकम बढ़ गई है, तो तेरा भाई गुची की जीन तुझे खरीद के दिलवाएगा या ये शनि बाजार वाली? मूड पे डिपेंड करता है, लेकिन हम चलो एक एग्जांपल लेते हैं, गुची की जीन खरीद के दिलवाएगा। तो क्या हुआ, इनकम बढ़ने से किस गुड्स की डिमांड बढ़ा दी? नॉर्मल गुड्स। अब सपोज इसका भाई ऑलरेडी 80,000 कमाता था, मार्केट में थोड़ा डिप्रेशन आ गया जिसकी वजह से इसकी भाई की सैलरी काट के कितनी कर दी? 50, ठीक है ना, सैलरी भाई इनकम काट के कितनी कर दी? 50। अब है क्या, सर पूरा बंद कर दोगे, ठीक है ना, आवाज नहीं आनी चाहिए बिल्कुल भी, ठीक है ना, मतलब टाटा पू कुछ ना हो। तो अब है क्या, इसकी भाई की इनकम क्या हो गई? कम हो गई। इसके भाई की इनकम क्या हो गई? अब भाई साहब ये पहले डालती है गुची की, अब इसका भाई क्या कहेगा? पागल है क्या, चल शनि बाजार से लेके देता हूं तेरे को, है ना। अब इनकम कम होते ही कौन से गुड्स की डिमांड बढ़ गई? इंफीरियर गुड्स की डिमांड बढ़ गई। अब समझ आया? तो इनकम ऑफ द कंज्यूमर और नॉर्मल गुड में कैसा डिमांड हुआ? डायरेक्ट। और इनकम ऑफ द कंज्यूमर और इंफीरियर गुड्स में कैसा डिमांड हुआ? समझ आया? ये बहुत उलझा। आइए अगला आता है टेस्ट एंड प्रेफरेंस। वो सुना है, जो दिखेगा वो बिकेगा, जो ट्रेंड में है वही चलेगा। तो जैसे कि मैंने आपको चीज बताया, जब भी कभी किसी चीज का ट्रेंड आता है मार्केट में तो उस चीज की डिमांड बढ़ जाती है, और जब भी कभी किसी चीज का ट्रेंड मार्केट में चला जाता है तो उस चीज की डिमांड, बस ये तो नॉर्मल टॉपिक है। लास्ट आता है एक्सपेक्टेशंस। ये सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक, ढंग से सुनना। एक्सपेक्टेशंस की वजह से भी डिमांड पे फर्क पड़ता है, और एक्सपेक्टेशंस को भी दो तरीके से पढ़ा जाता है। सबसे पहला
रिलेटेड रिलेटेड टू है ये, रिलेटेड टू प्राइस ऑफ एक्स कमोडिटी और रिलेटेड टू। अब मैं आपको चीज बोलता हूं, सपोज अगर एक कंज्यूमर को पता चल जाए कि फ्यूचर में जो वो कमोडिटी अभी खरीद रहा है उसके प्राइसेस बढ़ने वाले हैं, वो क्या करेगा? अभी डिमांड बढ़ा देगा। वो क्या करेगा? अभी डिमांड बढ़ाएगा। देखो अभी प्राइसेस कम है लेकिन उसने क्या कर दी? डिमांड बढ़ा दी। और अगर उसे पता चल जाए कि फ्यूचर में प्राइस कम होने वाले, तब वो क्या करेगा? डिमांड अभी कम कर देगा। समझ आया? अब सपोज एक कंज्यूमर को पता चल जाए कि, अब सपोज ऐसे हरमन भाई साहब हैं, इनको पता चल जाए भाई इनकी सैलरी तो 2 महीने बाद डबल होने वाली है, ये क्या करेंगे? अभी डिमांड बढ़ा देगा। बताया था मैंने, इंडिया का कंज्यूमर क्या करता है, जैसे ही उसको पता चलता है उसकी इनकम बढ़ने वाली, अभी डिमांड बढ़ा देता है। देखो अभी इसकी इनकम कम है लेकिन इसने डिमांड, सपोज फ्यूचर में पता चल जाए कि इसकी इनकम कम होने वाली है, ये अभी से क्या करेगा? पैसे बचाने की कोशिश करेगा और अभी से डिमांड कम कर देगा। तो समझ आया? एक्सपेक्टेशंस भी आपके क्या करते हैं? डिमांड को इफेक्ट करते हैं। और ये थे आपके फैक्टर्स अफेक्टिंग डिमांड। ठीक है, और वो जो फैक्टर्स अफेक्टिंग डिमांड थे वो क्या थे? इंडिविजुअल डिमांड। आपको पेपर में क्वेश्चन अगर आया ऐसे, ठीक है ना, राइट व्हाट आर द फैक्टर्स अफेक्टिंग डिमांड, तो जो मैंने उस दिन पॉइंट लिखवाए थे, प्राइस ऑफ एक्स कमोडिटी, सब्स्टिट्यूट, गुड, कॉम्प्लीमेंट्री, स्टेट एंड टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस, वो आपको लिख कर आने हैं। लेकिन अगर आपको पेपर में क्वेश्चन आया व्हाट आर द फैक्टर्स अफेक्टिंग मार्केट डिमांड, तो आपको वो तो लिखने ही लिखने, वो सारे, ये 3 भी एक्स्ट्रा लिखने पड़ेंगे। क्यों? क्योंकि वो सारे थे वो इंडिविजुअल डिमांड वाले थे। मींस एक कंज्यूमर की डिमांड जिन जिन फैक्टर से इफेक्ट होती है वो उस क्लास वाले थे। ठीक है ना? अब ये वाले जो फैक्टर्स है, जब मैं मार्केट के बहुत से कंज्यूमर्स को मेजर करने जाता हूं तो वो सारे तो मुझे लेने ही लेने फैक्टर्स अफेक्टिंग, लेकिन ये 3 भी मुझे साथ में लेने हैं। ठीक है, पीछे दरवाजा बंद कर दो। ठीक है ना? चलिए अब इधर मेरी बात सुनो। डिटर्मिनेंट्स ऑफ मार्केट डिमांड में आपका सबसे पहला क्या था? साइज एंड कॉम्पोजिशन ऑफ पॉपुलेशन। पॉपुलेशन के साइज पे भी डिपेंड करता है कि मार्केट की डिमांड कैसी होगी। जितना बड़ा साइज उतनी ज्यादा डिमांड, जितना कम साइज उतनी कम डिमांड। तो पॉपुलेशन जितनी बड़ी होगी उतनी ज्यादा आपकी क्या होगी? डिमांड बढ़ेगी। और जितनी कम पॉपुलेशन होगी उतनी क्या होगी? कम डिमांड होगी। ठीक है, अगला सीजन एंड वेदर। सीजन एंड वेदर पे भी क्या डिपेंड करती है? मेरी डिमांड डिपेंड करती है। जैसे अभी सर्दी का मौसम चल रहा है, अब प्रतीक भाई साहब इस मौसम में कहता है कि भाई साहब मुझे रसीला रसीला आम खाना है। ठीक है ना? अब मैं आपको क्या पूछूं, ये जो इस सीजन में आम की डिमांड कर रहा है, कोई लॉजिक है? नहीं। तो हर सीजन के अकॉर्डिंग भी डिमांड इफेक्ट करती है। जैसे गर्मियों में आम की डिमांड बढ़ जाती है लेकिन सर्दियों में आम की डिमांड कम हो जाती है। तो सीजन एंड वेदर के अकॉर्डिंग भी मार्केट की डिमांड क्या होती है? इफेक्ट होती है। अगला डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम। इनकम के डिस्ट्रीब्यूशन से भी मार्केट की डिमांड पे क्या पड़ता है? फर्क पड़ता है। जैसे कि अगर मैं आपको एक चीज बोलूं, अगर लोगों की इनकम बढ़ती रहेगी तो मार्केट में डिमांड भी बढ़ती रहेगी, लेकिन अगर लोगों की इनकम कम होती रहेगी तो मार्केट में डिमांड भी कम होती रहेगी। ठीक है, समझ आया? हरमन भाई साहब समझ आया? कोई डाउट तो नहीं? चलिए बहुत बढ़िया। ये थे आपके 6-7 वो और बाकी के 3 ये। ठीक है, चलिए अब इधर मेरी बात सुनिए। ठीक है ना? अगला आपका टॉपिक आता है डिमांड शेड्यूल। डिमांड शेड्यूल क्या होता है कि पेपर में हो सकता है कि आपको डिमांड शेड्यूल बनाने को बोल दे। अब जैसे कि मैंने आपको बताया, डिमांड भी आपकी 2 तरीके की होती है। एक होती है आपकी इंडिविजुअल डिमांड और दूसरी क्या होती है? आपकी मार्केट डिमांड। ठीक है ना? इंडिविजुअल डिमांड हम किसको कंसीडर करेंगे? सिर्फ एक कंज्यूमर को। और मार्केट डिमांड में किसको कंज्यूमर करेंगे? ऑल कंज्यूमर को। ठीक है ना? अब इधर मेरी बात सुनना, अ कंज्यूमर में अब यहां पे एक कमोडिटी लिया मैंने, कोई भी एक्स कमोडिटी, उसका प्राइस लिया पहले 1, फिर उसका प्राइस बढ़ा 2, 3, 4, 5 और 6। और डिमांड का रूल क्या कहता है? जैसे जैसे प्राइस बढ़ेगा वैसे वैसे डिमांड कम होती रहेगी। अब जब प्राइस 1 था तो एक कंज्यूमर 5 डिमांड कर रहा था यूनिट्स, 2 पे 4, 3 पे 3, 4 पे 2 और 5 पे 1। ठीक है ना? फिर आपको क्या करना है? इस शेड्यूल को किस पे प्लॉट करना है? कर्व पे प्लॉट करना है। ठीक है ना? एक प्राइस को ले लेना और यहाँ पे क्वांटिटी डिमांडेड को ले लेना। फिर जब आप प्लॉटिंग करोगे तो आपकी कुछ ऐसी लाइन बनेगी। ठीक है, पेपर में आपको प्लॉटिंग करने को नहीं आएगी, ये मैं आपको पहले कह दूं। आप जो भी डिमांड का शेड्यूल बनाओ ऐसा ही बनना है, यही फिगर होती है। समझ आया? अब जब आप मार्केट डिमांड का क्या बना रहे हो? शेड्यूल बना रहे हो, तो मार्केट डिमांड में कितने कंज्यूमर होते हैं? 1 से ज्यादा। तो यहाँ पे आपको 1 से ज्यादा कंज्यूमर लेने हैं, तो आप कितने भी ले सकते हो, 2, 3, 4, आपकी मर्जी है। मैंने 3 लिए हैं, कंज्यूमर ए, बी और सी। जैसे ए की डिमांड, बी की डिमांड और सी की डिमांड। अब प्राइस वही 1, 2, 3, 4, 5। अब यहाँ पे जो कंज्यूमर था, प्राइस बढ़ने से उसने क्या करी? डिमांड कम करी। इसने भी करी और इसने भी करी। अब आपको चाहिए मार्केट डिमांड। मार्केट डिमांड कैसे निकलती है? सारे के सारे कंज्यूमर्स की डिमांड को प्लस कर दो, ए प्लस बी प्लस सी। जैसे 5, 6 और 7, 5 + 6 + 7 कितने हो गए? 4 + 5 + 6, 3 + 4 + 5, ये आ गया। फिर आपको कर्व पे प्लॉट क्या करना होता है? मेन ये प्लॉट करना होता है।
ठीक है ना। लेकिन आप बाकी सारे भी क्या कर सकते हो, प्लॉटिंग कर सकते हो जैसे यहां पर हुई है। लेकिन अगर मैं इसको सिर्फ प्लॉट करूं तो इसका कर्व भी सिमिलर ऐसा ही बनेगा, सिर्फ अगर इसी को प्लॉट करूं। वो आपके ऊपर डिपेंड करता है, आप सारे प्लॉट करना चाहो सारे प्लॉट कर दो, सिर्फ इसको भी प्लॉट करोगे तो आपको पेपर में नंबर मिल जाएंगे। ये था आपका क्या, डिमांड शेड्यूल। समझ आया। चलिए अब आपका अगला टॉपिक शुरू होने जा रहा है, लॉ ऑफ डिमांड, और बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये पेपर में बहुत बार आया हुआ है, आपकी किस्मत अच्छी हुई तो आ जाएगा, ठीक है ना। अब लॉ ऑफ डिमांड क्या कहता है, इट टेल्स दैट देयर इज अ इनवर्स रिलेशनशिप बिटवीन, किसके बीच में, प्राइस एंड क्वांटिटी के बीच में। लॉ ऑफ डिमांड कहता है कि प्राइस और क्वांटिटी डिमांडेड के बीच में कैसा रिलेशन होता है, इनवर्स रिलेशन होता है। मीनिंग क्या कहना चाहता हूं, जैसे जैसे प्राइस बढ़ेगा वैसे वैसे क्वांटिटी डिमांडेड कम होती रहेगी, जैसे जैसे प्राइस कम होगा वैसे वैसे क्वांटिटी डिमांडेड बढ़ती रहेगी। आप अपनी नॉर्मल लाइफ से भी तो रिलेट कर सकते हो। अब जैसे प्रतीक भाई साहब है, कोई चीज लेने गया, उसको सस्ती पड़ गई तो 2 लेगा, महंगी पड़ गई तो 1 लेगा, तो खुद देख रहे हो ना। तो एक नॉर्मल आप एक एज ए कंज्यूमर सोच के पढ़ोगे तो आपको ये चैप्टर बिल्कुल ढंग से समझ आ जाएगा। तो यहां पे मैंने वही बताया, एज प्राइस इंक्रीज डिमांड डिक्रीज एंड वाइस वर्सा। वाइस वर्सा का मीनिंग क्या होता है, उल्टा। क्या होता है, हाँ इसका उल्टा। चलिए अब मैंने क्या बताया, ये क्या पढ़ रहे हो आप, लॉ ऑफ डिमांड। और इकोनॉमिक्स में जब भी कभी लॉ पढ़ा जाता है तो हमेशा कैसे पढ़ा जाता है, डेफिनेशन, फिर उसके अजम्पशंस, फिर उसका स्केड्यूल, फिर उसका जो भी ग्रामेटिकल प्रेजेंटेशन और लास्ट उसका एक्सप्लेनेशन, तब ठीक है ना। अब इसके अजम्पशंस आपको कुछ नहीं है, अजम्पशंस आपको क्या रखने हैं, इसके सारे अजम्पशंस में आपको क्या लिखना है, इसके जितने भी फैक्टर्स अफेक्टिंग है उनको कांस्टेंट रखना है। क्या रखना है, फैक्टर्स अफेक्टिंग रिमेन्स कांस्टेंट। मींस आपको एक एक पॉइंट करके लिखना है। जब आप डेफिनेशन लिखोगे तो उसके बाद इसके असम्पशंस लिखना। असम्पशंस में क्या लिखना, टेस्ट एंड प्रेफरेंस विल रिमेन कांस्टेंट, ठीक है ना। फिर उसका प्राइस ऑफ सब्स्टिट्यूट गुड विल रिमेन कांस्टेंट, ठीक है ना। फिर आपकी इनकम ऑफ द कंज्यूमर विल रिमेन कांस्टेंट, ये असम्पशंस लिख दोगे। फिर उसके बाद आपको स्केड्यूल बनाना है। तो प्राइस इंक्रीज हो रहा है 1 2 3 और 4, और डिमांड आपकी क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है। फिर आपको इस ग्राफ को किस पे प्लॉट कर देना, सॉरी इस टेबल को किस पे प्लॉट कर देना, ग्राफ पे। एक्स एक्सिस पे क्या ले लेना, क्वांटिटी डिमांडेड, और वाई एक्सिस पे क्या ले लेना, प्राइस। जब आप प्लॉटिंग करोगे तो आपकी कुछ ऐसी फिगर बनेगी। कैसी फिगर बनेगी, ऐसी फिगर बनेगी, हाँ ऐसी फिगर बनेगी, ठीक है। समझ आया। तो ये हो गया आपका लॉ ऑफ डिमांड। किसमें कोई डाउट है। चलिए देवी और सज्जनों इधर मेरी बात सुनिए। अगला आपका सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक जो आपको थ्योरी में पूछा जा सकता है 6 नंबर में, और पेपर में बहुत बार आया हुआ है। आखिरकार वो कौन कौन से रीजंस हैं जिनकी वजह से लॉ ऑफ डिमांड लगता है। मैंने आपको क्या बताया, लॉ ऑफ डिमांड की कंडीशन को सेटिस्फाई करने के लिए, लॉ ऑफ डिमांड की कंडीशन कौन सी कंडीशन, लॉ ऑफ डिमांड, जब प्राइस इंक्रीज होगा तो डिमांड कम होनी चाहिए, और जब प्राइस कम हो तो डिमांड बढ़नी चाहिए। जहां पे ये मतलब जिन जिन कॉमोडिटीज पे जिन जिन रीजंस की वजह से ये रूल सेटिस्फाई होता है, ये वो रीजन है सारे। समझ आया। सबसे पहला लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। कोई बताएगा ये लॉ क्या कहता है, अभी बताया नलायको, वहां पर क्या बताया था, हाँ ये लड़का बहुत ऊपर तक जाएगा। जैसे जैसे कंजम्पशन बढ़ता रहेगा वैसे वैसे सेटिस्फेक्शन लेवल कम होता रहेगा। अब मुझे खुद भी बताओ, जैसे जैसे सेटिस्फेक्शन लेवल बढ़ रहा है वैसे जैसे जैसे आप कंजम्पशन बढ़ा रहे हो वैसे वैसे आपका क्या हो रहा है, सेटिस्फेक्शन लेवल कम हो रहा है। तो अगर मैं आपको चीज बोलूं, अगर उस चीज का प्राइस बढ़े या घटे तो आपकी डिमांड पर कोई फर्क है। अगर उसका प्राइस बढ़ेगा तो आप डिमांड कम कर दोगे, और हो सकता है अगर आप उसका प्राइस कम हो जाए तो उसकी आप डिमांड बढ़ा दोगे, क्योंकि वो आपको चीज क्या पड़नी शुरू हो जाएगी, सस्ती पड़नी शुरू हो जाएगी। तो लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी की वजह से भी लॉ ऑफ डिमांड लगता है। समझ आया। अगला सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट। व्हाट डू यू मीन बाय सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट। कोई मुझे बताएगा सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट क्या होता है। जब भी कभी हमारे सब्स्टिट्यूट के प्राइस बढ़ते हैं तो हमारी डिमांड पे क्या फर्क पड़ता है, नालायक आदमी। मैंने क्या बोला, जब कभी सब्स्टिट्यूट गुड के, हमारा जो सब्स्टिट्यूट गुड है उसके प्राइस बढ़ गए, हमारी डिमांड पे क्या फर्क पड़ेगा, वो देखो सब्स्टिट्यूट गुड का बढ़ जाएगी। भाई साहब इधर मेरी बात सुनिए, आपकी कोका कोला की कंपनी है, पेप्सी वालों ने अपना रेट बढ़ा दिया, आपकी डिमांड बढ़ेगी कम होगी, क्यों, उसके कस्टमर शिफ्ट होके कहां आएंगे, आपके पास आएंगे, क्योंकि आपका प्रोडक्ट उन्हें क्या लग रहा होगा, चीपर लग रहा होगा। तो खुद देख रहे हो। अब यहां पे भी लॉ ऑफ डिमिनिशन, यहां पे भी क्या लग गया, लॉ ऑफ डिमांड लग गया। प्राइस बढ़ने की वजह से डिमांड कम हो जाती है, और प्राइस कम होने की वजह से डिमांड बढ़ जाती है, जैसा कि किसके साथ हुआ, पेप्सी के साथ हुआ। उसके कंज्यूमर तो शिफ्ट होकर इसके पास आ गए, लेकिन उसकी डिमांड क्या हो गई, कम हो गई, क्योंकि उसने प्राइसेस को क्या कर दिया,
बढ़ा दिया। अगर वो प्राइसेस कम कर देता तो उसकी डिमांड बढ़ जाती, क्योंकि फिर इसके कंज्यूमर शिफ्ट होके कहां जाते, उसके पास जाते। ठीक है, पियो तो अच्छा, अच्छी चीज पियो, छोटी मोटी चीजों में क्या रखा है? वो उनसे पूछो, यहाँ पे ऐसी चीजें लगती। अगला अगला मनी इनकम इफेक्ट। व्हाट डू यू मीन बाय मनी इनकम इफेक्ट? मनी इनकम इफेक्ट क्या होता है? इनकम की कंज्यूमर और कंज्यूमर की इनकम। अगर कंज्यूमर की इनकम बढ़ती रहेगी तो वो क्या करेगा? डिमांड बढ़ाएगा। क्या करेगा? डिमांड बढ़ाएगा। ठीक है ना। और अगर उसकी इनकम कम हो जाएगी तो अब कम करेगा, लेकिन मैंने आपको इसमें दो गुड्स पढ़ाए थे, एक थे नॉर्मल गुड्स और एक थे आपके इंफीरियर गुड्स। अगर उसकी इनकम बढ़ रही है तो नॉर्मल गुड्स की तो डिमांड बढ़ा देगा, लेकिन इंफीरियर गुड्स की डिमांड कम कर देगा। और जब उसकी इनकम कम होगी तो इंफीरियर गुड्स की डिमांड बढ़ा देगा, लेकिन नॉर्मल गुड्स की डिमांड कम कर देगा। तो मनी इनकम इफेक्ट की वजह से भी लॉ ऑफ डिमांड लग जाता है। समझ आया? अगला एंट्री एंड एग्जिट ऑफ कंज्यूमर। नए कस्टमर आने जाने की वजह से भी लॉ ऑफ डिमांड लगता है। मार्केट में नए कंज्यूमर आए, डिमांड बढ़ जाएगी। मार्केट से कंज्यूमर छोड़ के चले गए हैं तो डिमांड कम हो जाएगी। छोड़ के जाने का मीनिंग जैसे ये होता है, अभी मैंने जो हरमन भाई साहब का एग्जांपल दिया, पेप्सी वालों ने रेट बढ़ा दिया, उसके कंज्यूमर शिफ्ट होके किसके पास आ गए? इसके पास आ गए। अब सपोज ये रेट बढ़ा देता तो इसके कंज्यूमर शिफ्ट होके कहां जाते? क्योंकि लोगों को तो कुछ पीना ही है, लोगों को तो कुछ पीना ही है, तो इसीलिए नए कस्टमर्स के एंट्री और एग्जिट की वजह से भी लॉ ऑफ डिमांड क्या होता है? लग जाता है। समझ आया? अगला डिफरेंट यूजेस। एक प्रोडक्ट के डिफरेंट यूजेस होने की वजह से अलग अलग इस्तेमाल, जैसे मर्जी इस्तेमाल करो। एक प्रोडक्ट के डिफरेंट यूजेस की वजह से भी लॉ ऑफ डिमांड लगता है। अगर किसी प्रोडक्ट के यूजेस बढ़ते रहेंगे तो उसकी डिमांड भी बढ़ती रहेगी। जैसे दूध, दूध दूध से क्या क्या बनता है? पनीर, पहला बंदे ने पनीर बनाया। दूसरा बोलो, आइसक्रीम ठंड का मौसम में भी नहीं बन रही होगी। और मक्खन, घी, और क्या बोल रहा है? घी, घी नहीं बनता? बनता है घी नहीं बनता? बता कैसे बनता है? मुझे मलाई आती है, उसको मैं चलो नालायक औरत, हम तो ऐसे बनाते हैं। बात तो सही है, पर बनता तो मलाई भी तो दूध से बनती है। ठीक है। क्या समझाए यार? साइंस नहीं लिया बच्चों ने, कॉमर्स में है सर, साइंटिफिक प्रोसेस है, हमसे मत पूछा करो। तो मैंने क्या बताया, एक प्रोडक्ट के डिफरेंट यूजेस की वजह से भी उसकी डिमांड पे फर्क पड़ता है। जिस प्रोडक्ट के यूजेस बढ़ते रहते हैं उसकी डिमांड भी इंक्रीज होती रहती है, और जिस प्रोडक्ट के यूजेस कम होते हैं तो उसकी डिमांड भी क्या होती है? कम हो जाती है। समझ आया? और अगर उस प्रोडक्ट के प्राइस बढ़ रहे हैं, डिमांड कम हो जाएगी, प्राइस कम होंगे तो डिमांड बढ़ जाएगी। तो मैंने क्या बताया, इन 6 फैक्टर्स की वजह से लॉ ऑफ डिमांड क्या होता है? लग जाता है। समझ आया? अब क्या हर गुड्स के ऊपर, हर चीज के ऊपर लॉ ऑफ डिमांड लगता है? नहीं, कुछ चीजें ऐसी हैं जिनके ऊपर एक्सेप्शंस है, वहां पे लॉ ऑफ डिमांड नहीं लगता। मैं इसमें कहना क्या चाहता हूं, मतलब कुछ चीजें ऐसी हैं जहां पे ये रूल सेटिस्फाई नहीं होता। अब होगा क्या, जहां पे प्राइस बढ़ने की वजह से या तो डिमांड बढ़ जाएगी या डिमांड पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, या प्राइस कम होने की वजह से डिमांड भी कम हो जाएगी या डिमांड पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। अब यहाँ पे लॉ ऑफ डिमांड क्या लग सकता है? नहीं, क्योंकि लॉ ऑफ डिमांड की ये सिचुएशन होती है। समझ आया? अब हम जानते हैं एक्सेप्शंस टू लॉ ऑफ डिमांड। आखिरकार वो कौन कौन से एक्सेप्शंस हैं जो लॉ ऑफ डिमांड की कैटेगरी से बाहर है। चलिए अब इधर मेरी बात सुनिए। अब आपके बोर्ड पे क्या लिखा हुआ है? एक्सेप्शंस टू लॉ ऑफ डिमांड, और ये भी पेपर में आपका टॉपिक आता है। आखिरकार वो कौन कौन से गुड्स हैं जो लॉ ऑफ डिमांड की डेफिनेशन से क्या है? आउट है। सबसे पहला गिफिन गुड्स। कोई मुझे बताएगा गिफिन गुड्स क्या होते हैं? ये एक इस तरीके से इंफीरियर टाइप के गुड्स होते हैं जहां पे कंज्यूमर अपनी क्या करता है? इनकम स्पेंड करता है। ठीक है ना, लार्ज अमाउंट ऑफ इनकम स्पेंड करता है। जैसे कि अगर मैं आपको चीज बोलूं, अगर इन गिफिन गुड्स के प्राइस बढ़ते हैं तो इनकी डिमांड क्या होती है? कम हो जाती है। इनकी डिमांड भी बढ़ जाती है। ठीक है ना, इनकी डिमांड भी बढ़ जाती है। ठीक है ना, क्यों? क्योंकि ये गिफिन तरह का गुड है। अगला आता है, अगर इनके प्राइस कम हो जाए तो इनकी डिमांड भी कम हो जाती है। इनकी डिमांड भी क्या हो जाती है? कम हो जाती है। इसका रीजन बताओगे क्यों? मुझे एक्सप्लेन कर दो क्यों। वो ज्यादा ही सस्ता हो जाता है। गलत भी नहीं बोल रहा, ज्यादा ही सस्ता हो जाता है, लोग सोचते हैं। तो जब किसी गुड्स के बहुत ज्यादा प्राइस गिर जाते हैं तो कंज्यूमर क्या सोचता है कि यार ये गुड अच्छी क्वालिटी का नहीं होगा, और अगर उसके प्राइस बढ़ जाते हैं तो फिर कंज्यूमर क्या कर देता है? उसकी डिमांड भी बढ़ा देता है। तो देखो, प्राइस बढ़ने से डिमांड भी बढ़ गई और प्राइस कम होने से उसकी डिमांड भी कम हो गई। ऐसे गुड्स को क्या बोलते हैं? गिफिन गुड्स। समझ आया? क्यों? क्योंकि आप खुद बताओ, जब आप सामान लेने जाते हो, कोई आपको बहुत सस्ता बता रहा है, आप लोगे? अगर वो थोड़ा स्टैंडर्ड वाला रेट बढ़ा, आप ले लोगे, तो क्या हुआ? प्राइस बढ़ने से डिमांड बढ़ा दी,
और प्राइस कम होने से आपने उसकी डिमांड भी क्या कर दी, खत्म कर दी। तो गिवन गुड्स पे लॉ ऑफ डिमांड नहीं लगता। समझ आया? अगला स्टेटस सिंबल गुड्स। व्हाट डू यू नो स्टेटस सिंबल गुड्स? वही चौड़ में वाले गुड्स, चौड़ में दिखाते हैं, आईफोन है ना, डायमंड्स, दे जो औरतें बड़े बड़े हीरे पहन के निकलती हैं, तो क्या होता है, जो भी है, मतलब ऐसे है हार। तो मैं क्या बोला, तो हाँ ऐसे कर लो इधर। तो जो स्टेटस सिंबल गुड्स होते हैं, इनकी प्राइस बढ़ने से क्या होता है, इनकी डिमांड बढ़ जाती है। इनकी अब जैसे आईफोन की डिमांड क्या है भाई, महंगा आता है, 1.5 लाख का है, और अगर इनके प्राइस कम हो जाए तो इनकी डिमांड भी कम हो जाती है, क्योंकि लोग इनको भाव देना बंद कर देते हैं। ठीक है, अगला नेसेसिटीज। भाई सब नेसेसिटीज अपनी जीवन यापन के लिए जो हमारी बेसिक गुड्स होते हैं, आवश्यकताएं, हाँ वो ये ले लो आप। तो ये कुछ ऐसे गुड्स होते हैं जिनके बिना जीवन क्या होता है आपका, पॉसिबल नहीं है। इनके प्राइसेस भी बढ़ जाएं तो आपकी डिमांड बढ़ती है, और इनके प्राइसेस अगर कम हो जाए, अभी डिपेंड करता है, पर यहां पे जो रूल ब्रेक हो गया, प्राइस बढ़ने से डिमांड बढ़ गई, तो यहां पे लॉ, इसी से लॉ ऑफ डिमांड की कैटेगरी से क्या कर दिया, बाहर कर दिया। समझ आया? अब जरूरी नहीं कि प्राइस बढ़ने से डिमांड भी कम हो जाए, ऑब्वियसली मतलब प्राइस बढ़ने से डिमांड बढ़ भी सकती है इसकी, पर एक रूल तो ब्रेक हो गया ना, इसका प्राइस बढ़ने से डिमांड तो बढ़ेगी, तो इसीलिए। समझ आया? अगला फैशन रिलेटेड गुड्स। ओहो, फटी फटी जीन्स जो पहले बहुत छपरी लोग डालते थे, तो मैंने क्या बोला, जो फैशन रिलेटेड गुड्स होते हैं, जो ट्रेंड वाले गुड्स होते हैं, इनका प्राइस बढ़ने से लोग इनकी डिमांड बढ़ाते रहते हैं, और इनका प्राइस कम होने से इनकी डिमांड कम करते रहते हैं, क्योंकि पैसा है तो सब है भाई। अगर महंगी चीज है तभी लेंगे, अगर ये सस्ती चीज है तो हमारे किसी काम की नहीं, जो मैंने उसको उस दिन शनि बाजार की जीन वाला एग्जांपल दिया। अगला फियर ऑफ शॉर्टेज। जब डर पड़ जाए कि भाई साहब इसकी क्या हो सकती है, मंदी हो सकती है, बंदी नहीं साले, मंदी हो रहा है। हाँ मंदी। हाँ, तो ऐसे गुड्स जिनकी फियर ऑफ शॉर्टेज है, वहां पे भी आपका लॉ ऑफ डिमांड नहीं लगता। मुझे इसको कोई एग्जांपल देगा, कैसे? एग्जांपल दे दो कैसे, फियर ऑफ शॉर्टेज से कैसे? अब सपोज मुझे फ्यूचर में पता चले कि यार ये गुड्स क्या होने वाले हैं, ठीक है ना, सस्ते होने वाले हैं। फ्यूचर में क्या मतलब सपोज मुझे फ्यूचर में पता चले ये गुड्स खत्म होने वाले हैं, मींस अगर मुझे पता चल जाए फ्यूचर में भाई साहब ये गुड मार्केट में मुझे नहीं मिलेगा, अब क्या होगा, अभी अगर उसका प्राइस हाई होगा तो मैं तब भी उसकी क्या करूंगा, डिमांड बढ़ा दूंगा। मैं उसकी क्या करूंगा, डिमांड बढ़ा दूंगा। अगर मुझे फ्यूचर में पता चल जाए कोई गुड्स खत्म हो जाएगा, तो अभी उसका अगर प्राइस हाई है तो मैं तब भी उसकी क्या करूंगा, डिमांड बढ़ा दूंगा। लॉ ऑफ डिमांड का रूल ब्रेक हो गया ये। तो फियर ऑफ शॉर्टेज गुड्स से भी क्या होता है, ये वाले गुड्स भी लॉ ऑफ डिमांड की कैटेगरी से बाहर रहते हैं। अगला इग्नोरेंस। व्हाट डू यू मीन बाय इग्नोरेंस? इग्नोर, जिनकी कोई भी वैल्यू नहीं है, और वैल्यू में वो नहीं है नॉट अवेयर, जब आपको प्राइस के बारे में ना पता हो। अब भाई साहब, अब प्रतीक को जूते लेने थे, ये मेरे पास आया, कहता सर जूते दिखा दो। मैंने कहा ठीक है भाई, नहीं कहता सर जूते दिखा दो। मैंने कहा ठीक है। कहता सर स्पार्क्स के जूते दिखाना। मैंने कहा ठीक है भाई। अब था क्या, इसको नॉलेज थी नहीं, ऐसी झाई में आया था ये। अब मैंने भाई इसको लोकल जूते पे ऊपर से ऐसे ही जूता दिखा दिया, भाई ये ले। ऊपर मैंने सही करा, मैंने स्पार्क्स कुछ नहीं लिखा होता, मैंने कहा भाई ये जूता ले, 1600 का जूता है। एक्चुअल में वो भाई साहब 16 रुपए का जूता था। अब ये प्राइस के बारे में अवेयर नहीं है, प्राइस हाई है, लेकिन तब भी कहता ओह सर क्या डिजाइन है। उसके बाद तब भी ये क्या लेगा, गुड्स ले जाएगा। ये देखो, जब भी कभी बंदा प्राइस के बारे में अवेयर नहीं होता और प्राइस ज्यादा होने के बाद भी जब वो अपनी डिमांड को बरकरार रखता है, तो यहाँ पे लॉ ऑफ डिमांड का रूल ब्रेक हो गया। तो ये 6 चीजें हमारी क्या रहती है, लॉ ऑफ डिमांड की कैटेगरी से बाहर रहती है। किसी को कोई डाउट है तो ये आपके एक्सेप्शंस टू लॉ ऑफ डिमांड। ठीक है, अगला लास्ट टॉपिक बचा आपका चेंज इन डिमांड का। जब डिमांड में क्या होता है, बदलाव होता है। अब इधर मेरी बात सुनो, अब यहाँ पे आते हैं 2 टॉपिक। डिमांड में जो चेंज है उसे हम 2 कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं। एक होता है खुद चेंज इन डिमांड, एक होता है चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड। अब ये चेंज इन डिमांड क्या होता है, ड्यू टू फैक्टर्स अफेक्टिंग। याद करो पहली क्लास जिसमें मैंने फैक्टर्स अफेक्टिंग डिमांड बताया था। जब भी कभी उन फैक्टर्स की वजह से, टेस्ट एंड प्रेफरेंस, एक्सपेक्टेशंस, इनकम ऑफ द कंज्यूमर, इनकी वजह से डिमांड में चेंज होता है, तो तब कब में क्या होता है, चेंज इन डिमांड। तब क्या होता है आपका चेंज इन डिमांड। अब अगर कभी भी ड्यू टू प्राइस की वजह से, किसकी वजह से, ड्यू टू प्राइस की वजह से डिमांड में चेंज होता है, तो उसको किस नाम से बुलाते हैं, चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड। क्या बुलाते हैं उसे, मींस क्वांटिटी डिमांडेड ही चेंज हो जाती है प्राइस के चेंज होने की वजह से। पेपर में एक बार क्वेश्चन आया था, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन चेंज इन डिमांड, चेंज इन
क्वांटिटी डिमांडेड। सिंपल सा आंसर था। जब भी कभी ड्यू टू फैक्टर्स की वजह से डिमांड में चेंज आता है तो चेंज इन डिमांड, जब भी कभी प्राइस की वजह से डिमांड में चेंज आता है तो चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड। अब इधर मेरी बात सुनना ढंग से, अगर आपका ड्यू टू फैक्टर्स की वजह से डिमांड में चेंज आया तो उसको किस नाम से बुलाते हैं? चेंज इन डिमांड। अब जब भी कभी आपका इन फैक्टर्स की वजह से डिमांड में चेंज आता है तो कर्व में क्या होता है? कर्व शिफ्ट हो जाता है। कर्व क्या हो जाता है? पूरा का पूरा कर्व ही शिफ्ट हो जाता है। कैसे? या तो डिमांड में इंक्रीज होगा, और अगर डिमांड में इंक्रीज हुआ है तब कर्व कहां शिफ्ट होगा? अभी एक एग्जांपल करके बताऊंगा। अगर डिमांड में डिक्रीज हुआ है, डिक्रीज इन डिमांड, तब कर्व कहां शिफ्ट होगा? लेफ्टवर्ड शिफ्ट हो जाएगा। ठीक है ना? अभी इसका एक एग्जांपल करके बताऊंगा। ठीक है ना? अब यहां पे आओ, अगर प्राइस की वजह से डिमांड में चेंज आया है तो उसे क्या बुलाते हैं? चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड। और यहां पे पूरा का पूरा कर्व चेंज नहीं होता। यहां पे क्या होती है? कर्व में मूवमेंट होती है। क्या होती है कर्व में? अब मूवमेंट भी दो तरीके की होती है, या तो एक्सटेंशन होगा, वृद्धि होगी, या क्या होगा? कॉन्ट्रैक्शन होगा, सिकुड़ जाएगा। अब इस चारों के 1, 2, ये 3 और 4, इन चारों के क्या करते हैं? अब हम एक एग्जांपल करते हैं, आपको समझ आ जाएगा। लेकिन उससे पहले, अगर आप फैक्टर्स की वजह से डिमांड में चेंज दिखा रहे हो तो आपको प्राइस को क्या रखना है? कांस्टेंट रखना है। प्राइस में कोई भी चेंज नहीं दिखाना। और अगर आप प्राइस की वजह से डिमांड में चेंज दिखा रहे हो तो आपको फैक्टर्स को कांस्टेंट रखना है। क्या रखना है? जो भी आपके जितने भी फैक्टर्स अफेक्टिंग है उनको कांस्टेंट रखना है। मींस कहने का क्या मीनिंग है कि अगर इसमें चेंज दिखा रहे हो तो प्राइस में कोई चेंज नहीं होना चाहिए, अगर प्राइस में चेंज दिखा रहे हो तो कोई भी फैक्टर में चेंज नहीं होना चाहिए। चलिए अब एक एक करके एक का एग्जांपल करते हैं। ठीक है? अब इधर मेरी बात सुनिए। अब हम सबसे पहले क्या कर रहे हैं? चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड। सबसे पहले हम क्या देख रहे हैं? चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड। अब क्वांटिटी डिमांडेड किसकी वजह से होता है? प्राइस की वजह से। किसकी वजह से? अब यहां पे आपको अदर फैक्टर्स को क्या रखना है? अदर फैक्टर्स रिमेन्स कांस्टेंट। ये आपके क्या रहेंगे? अब कांस्टेंट रहेंगे, उनमें आपको कोई भी चेंज नहीं दिखाना। अब इधर मेरी बात सुनना। अब जब भी कभी आप चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड दिखा रहे हो, कर्व में दो चीजें होगी, या तो एक्सटेंशन होगा, या तो एक्सटेंशन का मीनिंग क्या होगा? डिमांड का बढ़ जाना। मेरा प्राइस था 4, और 4 जब प्राइस तो डिमांड कितनी हो रही थी? 2। जब मेरा प्राइस बढ़ के कम हो गया, कितना हो गया? 2, तो मेरी डिमांड बढ़ के कितनी हो गई? 4। अब यहां पे प्राइस ले लो, यहां पे डिमांड ले लो। 2 4 2 4 4 वाले प्राइस पे डिमांड कितनी हो रही है? 2। ये रहा मेरा 4 वाला प्राइस, और डिमांड कितनी है? 2। 2 पे 4, 2 पे 4। अब ये देखो मेरा कर्व कैसे गया? ऐसे गया। तो इसे क्या बोलते हैं? डाउनवर्ड मूवमेंट। क्या बोलते हैं इसे? डाउनवर्ड मूवमेंट। ठीक है ना? समझ आया? कोई डाउट है? अब यहां पे वर्ड आया एक्सटेंशन। कोई मुझे बताएगा ये एक्सटेंशन कैसे हुआ? डिमांड बढ़ गई ना। डिमांड कर्व एक्सटेंड कैसे हो गया? ये देखो पहले इतनी डिमांड थी, उसके बाद कर्व देख लो फैलता गया, इसे बोलते हैं एक्सटेंशन। क्या बोलते हैं इसे? एक्सटेंशन। समझ आया? अब कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डिमांड। मेरे प्राइस जब 2 था तो मेरी डिमांड कितनी हो रही थी? 4। मेरा प्राइस बढ़ के कितना हो गया? मेरी डिमांड कम होकर कितनी हो गई? 2। देखो 2 पे 4, 2 पे 4 और 4 पे 2। पहले मेरी डिमांड ये थी, अब मेरा कर्व क्या हो गया? सिकुड़ गया। समझ आया? तो इसे बोलते हैं एक्सटेंशन और कॉन्ट्रैक्शन इन डिमांड। और यही था आपको टॉपिक, चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड। समझ आया? चलिए अब इधर मेरी बात सुनिए। चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड आपको समझ आया। अगला आपका टॉपिक क्या आता है? चेंज इन डिमांड। और चेंज इन डिमांड किसकी वजह से होता है? अदर फैक्टर्स की वजह से। और जब भी कभी अदर फैक्टर्स की वजह से डिमांड में चेंज आता है तो कर्व में क्या हो जाता है? शिफ्ट। और आपको इसमें प्राइस को क्या रखना है? कांस्टेंट रखना है, क्योंकि आप चेंज किसकी वजह से दिखाओगे? फैक्टर्स की वजह से दिखाओगे। समझ आया? अब अदर फैक्टर्स की चेंज होने की वजह से दो ही सिचुएशन होगी, या तो डिमांड इंक्रीज होगी या तो डिमांड डिक्रीज होगी। अगर आपकी डिमांड क्या होगी? इंक्रीज इन डिमांड, तो आपका कर्व कहां पे शिफ्ट होगा? राइटवर्ड पे शिफ्ट होगा। अब इसका एक एग्जांपल देखते हैं। मेरा प्राइस जब 4 था तो मेरी डिमांड 2 हो रही थी, और किसी भी फैक्टर की वजह से, एक्सपेक्टेशन, टेस्ट एंड प्रेफरेंस, इनकम ऑफ द कंज्यूमर की वजह से मेरी डिमांड बढ़ गई, लेकिन मुझे प्राइस को क्या रखना है? ये देखो यहां पे भी 4, यहां पे भी 4। किसी अदर फैक्टर्स की वजह से मेरी डिमांड क्या हो गई? बढ़ गई। अब ये देखो प्राइस 2 4, 2 का तो कोई काम है ही नहीं, और यहां डिमांड पे भी 2 और 4 जब प्राइस था तो डिमांड कितनी हो रही थी? 2। ये देखो। और जब मेरा प्राइस अभी भी 4 है लेकिन डिमांड ऑटोमेटिकली बढ़ के कितनी हो गई? 4। ये देखो, ये पहले ओरिजिनल कर्व मेरा ये था, अब कर्व मेरा शिफ्ट होके कहां पे आ गया? यहां पे। इसको क्या बोलते हैं? राइटवर्ड शिफ्ट। समझ आया? अब आते हैं डिक्रीज इन डिमांड पे। अगर मेरी डिमांड डिक्रीज हो जाए, मेरा प्राइस 4 था, मेरी डिमांड 4 हो रही थी, किसी अदर फैक्टर्स के वजह से, चेंज होने की वजह से, एक्सपेक्टेशंस, इनकम ऑफ द कंज्यूमर, किसी की वजह से
मेरी डिमांड ऑटोमेटिकली कम हो गई। जब प्राइस 4 था 4 थी, अभी भी प्राइस 4 है तो डिमांड कम कितनी हो गई 2। ये देखो 2 4 और यहाँ पे भी 2 और 4, तो 4 पे 4, ये देखो 4 पे 4 और अब 4 पे कितनी हो गई 2। ओरिजिनल डिमांड कब मेरा कहां पे था, यहाँ पे था। अब मेरा शिफ्ट होकर डिमांड कब कहां पे आ गया, अब मेरा कहां पे शिफ्ट हुआ, इस साइड शिफ्ट हुआ, और इस शिफ्ट को क्या बोलते हैं लेफ्टवर्ड शिफ्ट। और यही आपका टॉपिक था चेंज इन डिमांड का, जिसमें मैंने आपको चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड बता दिया और चेंज इन डिमांड बता दिया, और मेजरली आपका यही चैप्टर है जो पेपर में आ सकता है, ठीक है ना। और इसी के साथ हमारा डिमांड का चैप्टर खत्म होता है, ठीक है।